पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। मैं भी दिल्ली में ही हूँ अजीत जी। और दिल्ली में बिहार को लेकर क्या हलचल है इसे लगातार पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कई जगहों पर तो हम लोग साथ साथ गए। और आज देखिए बिहार में अमित शाह चुनावी रणभेरी लेकर पहुंचे हैं। और खबर ये है कि बिहार जाने के पहले बिहार को लेकर दिल्ली में बड़ी चर्चा। नरेंद्र मोदी ने भी बिहार को समझा है। कई लोग यह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को आज भी नीतीश कुमार ही पसंद है। लेकिन क्या नीतीश कुमार पसंद तो हैं, लेकिन इस लायक रह गए हैं कि चेहरा चुनाव जिता देगा? इस पर मंथन जारी है। और जब अमित शाह पहुंचे हैं बिहार, तो वह बिहार की स्थितियों को पढ़ेंगे और फिर केंद्र को रिपोर्ट देंगे, नरेंद्र मोदी को बताएंगे। लेकिन मोदी की पसंद नीतीश कुमार हैं। और देखिए बिहार के चुनाव को लेकर जब भाजपा सबसे आगे जाती हुई दिखाई पड़ रही है तैयारियों के मामले में, तो आरजेडी भी कहां चुप बैठने वाली पार्टी है, क्योंकि उसे पता है कि करीब तो हम हैं ही, आगे कैसे निकलना है इसकी रणनीति तैयार की जा रही है। तो खबर ये आ रही है आरजेडी के खेमे से कि आरजेडी फिर से सोशल इंजीनियरिंग को नए तरीके से अंजाम देगा। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी कर आरजेडी को सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ी, औरंगाबाद जैसी सीट ढह गई, जीत लिया काराकाट, और आरा में भी माले, मतलब आरा और काराकाट माले। तो खबर यह है कि कुशवाहा वोटरों पर फिर दांव लगाया जाएगा, उनके उम्मीदवारों की संख्या अधिक की जाएगी, जरूरत हुई तो यादव उम्मीदवार कुछ कम होंगे और मुकेश सहनी के साथ इज्जत के साथ बातचीत होगी। तो ये तो राजनीतिक पहलू है। और देखिए बिहार को लेकर जिस बात की चिंता एनडीए में है, अब तो आज पटना में पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया कि वह कोर्ट जा रहे हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लिख रहे हैं व्यापक जांच के लिए, कि जो पिछले दिनों ईडी की रेड हुई उसमें कुल 11 करोड़ 64 लाख रुपयों की जब्ती हुई है प्राधिकारियों के यहाँ। और सबसे बड़ी जब्ती भवन निर्माण विभाग की जो मुख्य अभियंता तारिणी दास, उनके यहाँ करीब 8 करोड़ रुपए। तो नीतीश कुमार कितने शुद्ध में हैं, कितने बेशुद्ध हैं, यह तो हम और आप समझ ही रहे हैं। कल ही हम लोगों ने कहा था यदि नीतीश कुमार सही होते तो शायद ये सब न होता और भ्रष्टाचार की गंगा जो बह रही है वह भी नहीं बहती। और देखिए ईद है, तो ईद के पहले सियासत गर्म न हो, यह कहां से? और यह जो सियासत है एनडीए के भीतर, नीरज कुमार बबलू हैं बीजेपी के मंत्री, उन्होंने कह दिया सड़क पर नमाज नहीं पढ़ा जाएगा। जाकर नमाज पढ़े मस्जिद में, जाकर पढ़े मदरसा में, और नहीं तो कब्रिस्तान में। लेकिन इसका विरोध चिराग पासवान ने किया है और कहा है फालतू मुद्दे मत उठाइए। जिसकी जो भावना है और जो परंपराएं चलती आ रही है, उन्होंने यह भी कहा कि देखिए मैं सनातन धर्म को मानता हूं, मैंने इफ्तार पार्टी दी, मैं तिलक लगाकर गया था, किसी को ऐतराज नहीं। तो दूसरे की जो परंपराएं हैं, दूसरे की जो शैली है, और यदि उससे कोई समस्या खड़ी ना होती है तो विवाद क्यों बढ़ा रहे हैं? तो अजीत जी, अमित शाह रणभेरी लेकर पहुंचे हैं, नीतीश मोदी के पसंद हैं, लेकिन इफ बट है, चेहरे की चमक कितनी, चेहरे की चमक कितनी नहीं, और बिहार में भ्रष्टाचार की गंगोत्री। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब ये एक तो हम लोग कह सकते हैं, जो आपने कहा कि रणभेरी बजाने पहुंचे हैं अमित शाह, जी। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि अब एक तरह से बिहार में चुनाव का बिगुल आधिकारिक रूप से बज गया है। क्योंकि बिल्कुल। ईद की वजह से ऐसा कहा गया, आधिकारिक रूप से कहा गया कि बीजेपी की तरफ से, पश्चिम बंगाल की बीजेपी की तरफ से, कि अमित शाह की यात्रा प्रस्तावित थी 28 और 29 तारीख को पश्चिम बंगाल की, और उनको जी। पश्चिम बंगाल से ही पटना आना था। लेकिन पश्चिम बंगाल की उनकी यात्रा टाल दी गई, कहा गया कि ईद का समय है। हालांकि ये कारण ये भी था कि वहां प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका है अभी तक, और जो बिल्कुल। मंत्री हैं वही सुकांत मजूमदार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इस वजह से नहीं गए। लेकिन ये भी कहा गया कि ईद की वजह से नहीं आए। ईद के बावजूद अमित शाह बिहार में आए हैं, उन्होंने बंगाल की तरफ बिहार की यात्रा रद्द नहीं की है।
तो इसका जी। मतलब है कि चुनाव की वजह से बिहार को प्रमुखता देना और उसको महत्व देने की का काम अभी शुरू हो गया है। हम्म। और दूसरी बात कि उनके जाने से पहले, उनके बिहार जाने के एक दिन पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें बिहार को लेकर के 10,000 करोड़ की परियोजनाओं की मंजूरी दी बिल्कुल। गई। सब कई हम्म। बड़ी परियोजनाएं हैं। तो हम लोग घूम रहे हैं दिल्ली में, हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से जी। एनडीए के सांसदों की बैठक हो रही है, तो इंडिया ब्लॉक के सांसदों की मुलाकातें हो रही हैं, सब जगह स्नेह हम्म। मिलन हो रहे हैं। तो ये सब चुनाव को लेकर के ये तैयारियां चल रही हैं। हम लोग अमित शाह के की जो यात्रा है वहां से शुरू करें, वो जो भी मैसेज बिल्कुल। देना हो, वो कल हम्म। उनकी सभा होगी गोपालगंज, वहां से वो मैसेज देंगे। उसके पहले तो उनकी तमाम मीटिंग्स हैं, उनको आपस में अपने नेताओं से मिलना जुलना है और एक आधिकारिक बैठक है कल। जो वो बिल्कुल। गोपालगंज में कहेंगे उससे अंदाजा लगेगा, काफी चीजों का अंदाजा लगेगा। जी। सबसे ज्यादा नजर ज्ञानेश्वर जी इस बात पर होगी कि वो अपने इंडिया टुडे के एजेंडा आज तक कार्यक्रम में जो बात उन्होंने कही थी उसमें कुछ करेक्शन करते हैं या नहीं करते हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल। उस बात को दोहराते हैं या नहीं दोहराते हैं, हम्म। चुप रहते हैं या कोई नई बात कहते हैं। सबसे जी। ज्यादा जिज्ञासा जो है वो इसी बात को लेकर के है। उनकी यात्रा के दौरान जो उन्होंने कहा दिया था कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा, वैसी कोई हम्म। बात फिर से कहते हैं या उस मसले पर चुप रह जाते हैं या कोई नई बात कहते हैं। कम से जी। कम ये भी कहें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, तो अपने आप में एक बड़ा मैसेज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात जो आपने कही ना, जो पूरे एनडीए के भीतर जो चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है वो नेतृत्व का ही है, लीडरशिप का ही है। जी। बाकी हम्म। चीजों को लेकर के एनडीए में चर्चा नहीं है, क्योंकि बाकी चीजों को लेकर के एनडीए में चिंता नहीं है। एनडीए को एजेंडे की चिंता नहीं है, एनडीए को विकास कार्यों के प्रस्तुतिकरण की चिंता नहीं है, एनडीए को संसाधन की चिंता नहीं है, एनडीए को एकजुट रहने को लेकर के कोई चिंता नहीं है। हम्म। एनडीए के पास एकदम कारपेट बॉम्बिंग कर देने के लिए संसाधन है, नेता है, सब तरह की चीजें, उसको किसी चीज की चिंता नहीं। वहां हम्म। चिंता सिर्फ एक चीज की है, लीडरशिप की, नेतृत्व की। बिल्कुल। आपने कहा कि प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार पसंद है, उनकी वजह से सत्ता मिली है। इस बार की सत्ता जो है वो नीतीश कुमार की वजह से मिली है, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों बिल्कुल रूपों। बिल्कुल। ये बिल्कुल। बात कई लोग मानते हैं और हम लोग भी मानते हैं कि अगर इंडिया ब्लॉक छोड़ करके नीतीश कुमार नहीं निकले होते तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर कुछ और होती। तो जी। वो और जब निकले। मोदी पसंद की बात करते हैं, जब मोदी पसंद की बात करते हैं तो 2020 के चुनाव में जो मतों का अंतर था, मतलब महागठबंधन में और एनडीए में, उसे भी पढ़ा जाता है और यह कहा जाता है कि देखिए नीतीश कुमार की अवस्था चाहे जो हो, यदि थोड़ा सा भी बिदक गए तो लोकसभा चुनाव में क्या होता, केंद्र में सरकार बनती नहीं बनती। और ऐसे ही यदि इस समय उन्हें किसी तरीके से नाराज कर दिया गया तो क्या वे इस लायक भी नहीं है, क्योंकि देखिए केंद्र का चुनाव और बिहार का चुनाव दोनों अलग होता है। तो वहां इस स्थिति में ऐसा तो नहीं होगा कि तेजस्वी यादव फायदा उठा लेंगे। तो ये सारी चीजें भी मोदी देख रहे हैं और समझ रहे हैं। लेकिन यह जरूर कहा गया है कि देखिए कि गांव में क्या बातें पहुंच रही हैं, शहरों में क्या चर्चाएं हो रही हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर, नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर। मतलब एनडीए के अंदर जो सबसे बड़ी चिंता है वो नेतृत्व की चिंता है, चेहरे की बिल्कुल। चिंता है। चेहरा क्या जी। प्रोजेक्ट करें हम लोग, प्रोजेक्ट करें या नहीं करें, नीतीश कुमार का हम्म। नेतृत्व बताए, ये दुविधा है। सारा संशय, सारा जो गतिरोध है वो इस बात को लेकर के है। प्रधानमंत्री मोदी को नीतीश कुमार पसंद है और पसंद होने का कारण आपने बताया और हम वही बता रहे जी। थे कि जो इस बार सरकार केंद्र में बनी है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी की है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से भी नीतीश कुमार के योगदान की वजह से संभव हुआ है। तो वो बिल्कुल। राजनीतिक वजहों से पसंद, राजनीति में आपको पता है कि कोई निजी पसंद नापसंद नहीं होती है। निजी जी। तौर पर जो लोग हम नापसंद होते हैं उनके साथ भी राजनीतिक गठबंधन होता ही है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार का हो ही रहा है। दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं, इसके बावजूद होगा ही। तो बिल्कुल। वो पसंद कर रहे हैं, उसके कारण विशुद्ध रूप से राजनीतिक है। अभी एक बात हमको ये पता चली कि इस बात को लेकर के चर्चा हुई है, चेहरे को लेकर के। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम पूरी मेहनत करने को तैयार हैं, मेहनत में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। तो मेहनत में कोई कसर तो उन्होंने झारखंड में भी नहीं छोड़ी थी या पश्चिम बंगाल में भी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद आपको सत्ता नहीं मिली। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण ये था कि कोई स्थानीय चेहरा प्रोजेक्ट करके, और जो वहां के लीडर स्टैब्लिश्ड है, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी और झारखंड में हेमंत सोरेन, उनके बरक्स आप कोई बड़ा चेहरा नहीं प्रेजेंट कर सके जिसके इर्द गिर्द आप राजनीति करें और जिस पर लोगों का भरोसा बने। तो उस चेहरे को लेकर के एक दुविधा है और ये हम लोगों को नजर रखनी होगी कि अमित शाह अपनी सभाओं में, अपनी सभा में
और ऐसे बातचीत में क्या संदेश देते हैं नीतीश कुमार के इन नेतृत्व। हाउस मीटिंग में क्या होता है यह भी महत्वपूर्ण होगा जब एनडीए के नेताओं के भीतर बातचीत होती है हाँ, और जो सर्वे रिपोर्ट पर चर्चा होती है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट में भी बहुत सारे खुलासे हैं जिसे लेकर चिंता तो है। हाँ, तो वही जब जब आपस की बैठक होगी एनडीए की, उसमें क्या मैसेज जी। होता है, उस समय उनके क्या तेवर होते हैं, क्या बातें होती हैं, और पब्लिक मीटिंग में वो क्या पोस्चर रखते हैं अपना, क्या उनका क्या धारणा बनवाते हैं, क्या नैरेटिव क्रिएट करते हैं। तो ये इन पर नजर रखनी होगी। वैसे ये तय है कि बीजेपी, जेडीयू और दूसरी जो सहयोगी पार्टियां एनडीए की, उनको सिर्फ नेतृत्व तय करना है, बाकी सारी चीजें उनके लिए तय है, बिल्कुल। बाकी सारी चीजें उनके पास रेडीमेड अवेलेबल है। उनको उसके बारे में नहीं सोचना है, नेतृत्व के बारे में सोचना है। और ये जो जहां से हम लोगों ने अमित शाह की यात्रा से बात शुरू की है, तो ये जानना जरूरी है ज्ञानेश्वर जी कि उनसे ज्यादा प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियंस इस देश में भी कोई नहीं है, उतना व्यवहारिक बिल्कुल। राजनीति को समझने वाला, मतलब व्यवहारिक पक्षों को समझने वाला। अभी से अगर चुनाव के बाद की कोई तस्वीर उनके दिमाग में है, तो उसके लिए वो अभी से जमीन तैयार कर देंगे। इसलिए भी उनकी बातचीत बीजेपी के नेताओं के साथ भी उनकी बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। वो बीजेपी के नेताओं को क्या क्या मैसेज देते हैं, ये इसलिए हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं। आपने कहा ना, सर्वे सर्वे जेडीयू ने भी कराया है। अगर उस बैठक में जेडीयू के लोग अपना सर्वे पेश करेंगे, बीजेपी ने भी सर्वे कराया हुआ है अलग से, उसमें क्या समानता है, एक रूपता है, या अलग अलग निष्कर्ष आए हुए हैं, लीडरशिप को लेकर के क्या निष्कर्ष आया हुआ है, और जो ये सी वोटर के सर्वे जिस पर हम लोगों ने चर्चा की, उसमें कुछ सुधार करने को लेकर के क्या एजेंडा उनके सामने है। क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी होता है कि जो नेता चेहरा आगे है उसके बारे में एक पॉजिटिव धारणा हो, क्योंकि वो पॉजिटिव धारणा ही कुछ न कुछ प्रतिशत में उम्मीदवारों के ऊपर वो कन्वर्ट होता है, वोट में कन्वर्ट होता है। तो ये 3-4 चीजें जो हैं वो इनके यात्रा और से आपने जाहिर कहा ना, आपने कहा कि अमित शाह आगे का सोचते हैं। देखिए 2020 में भी क्या सोचा गया था, चिराग पासवान का दांव, और जब चिराग पासवान का दांव भी फेल हो गया, गिरते लुढ़कते नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन ही गए, फिर भी नीतीश कुमार को कमजोर करना था तो सुशील कुमार मोदी की छुट्टी करा दी गई थी। क्या नाटक हुआ था, याद होगा कि राजनाथ सिंह पहुंचे थे केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में, और फिर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी कहां से निकाल कर लाए गए थे, वह प्रयोग भी सफल नहीं हुआ। लेकिन भाई अमित शाह तो प्रयोग धर्मी हैं और फिर वो आगे का प्लान करते रहते हैं जैसा करना होता है। हाँ, वो तो प्रयोग लगातार प्रयोग हो रहे हैं, और उन प्रयोगों का कुछ नुकसान भी हुआ है। उन प्रयोगों की वजह से ही अभी कोई लीडरशिप नहीं हो पाई, मर्ज हो पाई है भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोई एक जो सर्व स्वीकृत लीडरशिप, वैसी लीडरशिप अभी नहीं बन पाई है। मोटे तौर पर एक अंदाजा हो गया है लोगों को कि सम्राट चौधरी नेता है, लेकिन उसके पहले इतने प्रयोग हुए हैं कि उन प्रयोगों की वजह से गुटबाजी बहुत हो गई है। एक गुट दूसरे को, दूसरा गुट तीसरे को निपटाने में लगा हुआ है, वो हम लोग देख ही रहे हैं। तो ये सब बीजेपी के बारे में एक बात और भी कही जाती है ना, देखिए दिखता कोई और है और जब वक्त आता है तो सामने कोई और आ जाता है। हाँ, ये होता है। ये बीजेपी में तो जिसके नेतृत्व की चर्चा शुरू हो जाती है उसके लिए ज्यादा मुश्किल आती है। लेकिन ये चुनाव के पहले हम लोगों ने देखा है, जिस तरह से नायब सिंह सैनी के साथ हुआ या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के साथ हुआ, जब आपके पास दूसरे ऑप्शन नहीं होते हैं और आप लॉन्ग टर्म का कोई गेम प्लान कर रहे होते हैं, तब उसमें जो चेहरा होता है वो हम लोगों ने देखा है कि सम्राट चौधरी का चेहरा ऐसा नहीं है कि आया है अचानक और किसी, वो एक राजनीतिक मजबूरी में आया, राजनीतिक जरूरत के हिसाब से आया, उसके पहले के प्रयोगों के विफल होने की वजह से आया है। तो खैर वो अब उस पर भी क्या फैसला होता है, उसको लेकर के भी क्या चर्चा करते हैं। यहीं से हम लोग शुरू कर दें कि सम्राट चौधरी का प्रयोग क्यों आया। और देखिए सम्राट चौधरी को यदि झटका देने की कोशिश की गई तो लालू यादव जो फिर से कुशवाहा दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वह फिर कहां और कैसे क्या बैठेगा, इसके बारे में सोचना भी पड़ेगा। देखिए, ये तो लोकसभा चुनाव के सारे आंकड़े बहुत बारीकी से आंकड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। बिल्कुल। 40 में से उन 5 सीटों के आंकड़े तो बहुत खास तौर से हैं। 5-6 सीटों के जहां कुशवाहा समुदाय का 50% 60% से ज्यादा वोट टूट गया, 70% तक वोट टूट गया। आपने अभी गिना किया, जैसे काराकाट की सीट है, जैसे औरंगाबाद की सीट है, जैसे जहानाबाद की सीट है, जैसे मोतिहारी पूर्वी चंपारण की सीट है। हाँ, पूर्वी चंपारण की सीट है। तो इसे 5-6 सीटें ऐसी है जहां कुशवाहा वोट टूटा 50-60% से ज्यादा टूटा, 70% से ज्यादा टूटा। लेकिन अगर इसके बावजूद इतना बड़ा दांव खेला इंडिया ब्लॉक ने और तेजस्वी यादव ने, इसके बावजूद अगर ज्यादातर सीटों पर 35-34 सीटों पर अगर एकजुट रहा कुशवाहा, आप देखिए अगर सम्राट चौधरी डेरा डाल करके नहीं बैठते तो खगड़िया सीट की क्या स्थिति होती। तो खगड़िया सीट नवादा की क्या होती, खगड़िया नवादा, बिल्कुल। तो ऐसी सीटें बचाई उन्होंने, और एक ओवरऑल एक मैसेज प्रदेश में रहा जिसका फायदा
मिला बीजेपी को और समूचे एनडीए को। अगर विधानसभा चुनाव के पहले ऐसा मैसेज नहीं होता है तो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि कुशवाहा बहुत टैक्टिकल वोटिंग के लिए जाने जाते हैं। अगर उनको बिल्कुल कहीं से भी ये लगता है कि अगर उनका आदमी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो उनकी हम्म। पहली कोशिश होगी कि अपना नंबर्स बढ़ाओ, अपने विधायकों की संख्या बढ़ाओ, और चाहे देखिए वो खौफ कैसे देखिए जब लालू यादव ने प्रयोग किया, अभय कुशवाहा चुनाव जीत गए, उन्हें संसदीय दल का नेता बना दिया गया, तो फिर तुरंत एनडीए में भी खलबली मची। भगवान सिंह कुशवाहा को सबसे पहले बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। बिल्कुल तेजी से उपेंद्र कुशवाहा के साथ थोड़ा अंतिम में झटका हो गया 2 साल 4 साल वाले चक्कर में, लेकिन उन्हें भी वहां पहुंचाया गया। और देखा ही था आपने कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ होनी थी, एनडीए की मीटिंग हो रही थी, तो कैसे उपेंद्र कुशवाहा का पीठ थपथपाया जा रहा था। तो जो टैक्टिकल वोटिंग के बारे में बिहार में कहते ही है लोग, कुशवाहा और राजपूत ऐसे हैं जो प्योर तौर पर टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। हाँ, तो लेकिन अगर एक बार ये मैसेज हो जाए कि उनका आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है, फिर बिल्कुल वो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स और दूसरी पार्टियों के नहीं, कैंडिडेट्स उनके साथ नहीं जाएंगे। फिर वो एक मुश्त आएंगे। जिस तरह से यादव करेंगे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, वैसा बीजेपी के तरफ, एनडीए की तरफ एक वोटिंग होगी सम्राट चौधरी के लिए। ये इसलिए जरूरी है, हम लोग बार बार इस पर फोकस इसलिए रहता है क्योंकि वही बुनियादी वोट है। लॉकूस का जो समीकरण है, कोयरी कुर्मी धानु का जो वोट है, वो बेसिक समीकरण है नीतीश कुमार वाला। उसको एकजुट रखना, अपने साथ बनाए रखना एनडीए की बड़ी चुनौती है, खासतौर से बीजेपी की, क्योंकि अति पिछड़ा जो वोट है, जिसमें मेजोरिटी का जो वैश्य का वोट है, वो तो रहता ही है बीजेपी के साथ, और जो सवर्ण है वो रहते हैं बीजेपी के साथ। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उनका मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, उनका उप मुख्यमंत्री बने, उसी में वो खुश है। जय सिन्हा को लेकर के खुश थे, अभी भी खुशी है। तो वो अब मान चुके हैं उनको बीजेपी के साथ रहना ही है। वैश्य और अति पिछड़े बीजेपी के साथ हैं। लॉकूस समीकरण साधना सबसे पहली जरूरत है बीजेपी की, और उसके लिहाज से एक चेहरा उन्होंने आगे कर दिया हुआ है। उसके बारे में भी अभी जब बैठकों में किस नेता को क्या तरजीह मिलती है, क्या जिम्मेदारी मिलती है, किसका क्या महत्व बनता है, उसको भी पढ़ा जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, उसको भी पढ़ा जाता है। डायस पर नेताओं के खड़े होने की क्या जगह है, इसको भी पढ़ा जाता है। कौन नेता क्या बोलता है, इसको भी पढ़ा जाता है। राजपूतों, देखिए एनडीए के भीतर इसकी चर्चा भी है। फिर राजपूतों का गुस्सा समाप्त कराने के लिए भी जो प्रयास किया जा रहा है, और पटना में 23 तारीख को एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। राजीव प्रताप रूडी पहल कर रहे हैं, तो उधर भी एनडीए एक वोट बैंक को, पिछले दिनों ही हम लोगों ने चर्चा की थी कि एनडीए में और विशेषकर बीजेपी में सभी नेताओं को कहा गया है कि अपनी अपनी जाति को पकड़ लो, तो उधर भी चिंता है। और उसको ठीक करना है। इसकी शुरुआत देखिए, पिछली बार जब नाराजगी की शुरुआत कहां से हुई थी? नाराजगी की शुरुआत झारखंड से हुई थी। हाँ, तो आप कह रहे थे झारखंड से शुरुआत हुई। हाँ, मतलब झारखंड में जब सरयू राय की टिकट कटी 2019 के विधानसभा चुनाव में, उस समय उसी समय से ये नाराजगी शुरू हुई थी, और वो पूरे साल रही, और वो 20 तक कंटिन्यू रही, 24 तक कंटिन्यू रही है। लेकिन आप देखिए 24 में सुधार शुरू हुआ फिर झारखंड से। बिल्कुल, वहां एनडीए ने जो 5 या 6 राजपूत कैंडिडेट विधानसभा में चुनाव लड़ाए उन्होंने, तो वो उस तरह वहां से शुरुआत हुई। और बिहार में भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि उनकी भी टैक्टिकल वोटिंग के बारे में एनडीए को अंदाजा है, सब आदमी को अंदाजा है। उनका रुझान इंडिया ब्लॉक की तरफ शुरू से रहा है, इंडिया ब्लॉक की तरफ। ये भी उसके भी ऐतिहासिक कारण है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। और जब हर जाति के लिए राजनीति होगी तो उसमें उस सामाजिक समीकरण में कोई दिक्कत नहीं आने देगी भारतीय जनता पार्टी, उसका बहुत बारीकी से ध्यान रखेंगे वो लोग। असली समीकरण जो हमने कहा वो लॉकूस का है, अगर वो ठीक रहता है, वो नहीं बिखरता है, तो फिर एनडीए को ज्यादा सामाजिक समीकरण की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आपने कहा ना कि जो इंडिया ब्लॉक सामाजिक समीकरण करेगा, उसके हिसाब से उससे बेटर सामाजिक समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग उधर हो जाएगी। और कैसे होती है ये देखा था, हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, इतनी बारीकी से देखा। ज्ञानेश्वर जी, जो धर्म का मुद्दा था जब नहीं चला लोकसभा चुनाव में, जब फैजाबाद की सीट हार गए, जब उत्तर प्रदेश हार गए, जब धर्म का अत्यधिक मुद्दा आप झारखंड में नहीं चला सके, तो तुरंत बीजेपी ने ट्रैक चेंज किया। हरियाणा में, महाराष्ट्र में उसने सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग को आधार बना लिया। वहां धर्म का कोई जिक्र नहीं किया गया, धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों का कोई जिक्र नहीं किया गया। आज भले महाराष्ट्र में औरंगजेब की चर्चा हो रही है, लेकिन चुनाव में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई थी। वो पता है, बिहार में भी उस चीज का वो ध्यान रखेगी। इंडिया ब्लॉक की तैयारियां जो होगी, उससे बेटर सोशल इंजीनियरिंग की तैयारी हमेशा कहते रहे हैं हम कि एनडीए की होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो चेहरे की बात है, उस चेहरे की बात को सबसे पहले ठीक करना होगा। वो चेहरे की बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि खुद ही बीजेपी के लोगों के प्रचार से, जो पहले प्रचार हुआ, जो अपोजिशन में रहते प्रचार हुआ, उस जो अभी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है, जिसका आपने जिक्र किया, उन सबसे सरकार की जो छवि है
वो और बदनुमा, और उस पर बदनुमा दाग लग रहा है, उस पर और धब्बा लग रहा है। एक तो नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के, उनकी मानसिक अवस्था को लेकर के जो चर्चाएं हैं और जो वीडियो सामने आ रहे हैं, अभी हम लोग राष्ट्रगान की चर्चा कर रहे थे और उस दिन जो ग्रुप फोटोग्राफ्स हो रहे थे पार्लियामेंट में विधानसभा के सत्र के समापन पर, तो उसमें भी जिस तरह से वो हाथ हिला रहे थे और जो जो भी वो कर रहे थे कि उनके मंत्री को टोकना था, तो उसका एक उससे नेगेटिव धारणा बन रही थी सरकार को लेकर के। उसके बीच ये आ गई कि भ्रष्टाचार का मुद्दा आ गया, तो आपके सामने क्राइसिस ऑलरेडी है, करप्शन का मुद्दा आ गया, हम लोगों ने क्राइम के मुद्दे पर चर्चा की। तो ये जो सरकार की छवि जो है, ये ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है इंडिया ब्लॉक को। देखिए, हम लोग बार बार कहते हैं, जो राम मनोहर लोहिया की बात हमने कही थी कि तवे पर रोटी उलटती पलटती रहनी चाहिए, जो उन्होंने, उन्हीं की नसीहत थी। तो अब 20 साल में लोग इस बात का भी ध्यान दे रहे हैं, 20 साल एक ही चेहरा देखते देखते लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीजें चल रही हैं कि बदलाव होना चाहिए। ऐसे नहीं, मुझे आज ही एक जिले से लोग कह रहे थे, मुझे आज ही एक जिले से लोग कह रहे थे, और नीतीश कुमार के आधार वाले जिले से, आधार वाले गांव से, कि बाकी सब ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार जिस भाषा और लहजे का प्रयोग आजकल कर रहे हैं, तुम तराक कर रहे हैं, जिस तरीके से राबड़ी देवी से उन्होंने बात की, देखिए नीतीश कुमार की पहचान महिलाओं को इज्जत देने के रूप में रही है, महिलाओं को सम्मान देने के रूप में रही है, और नीतीश कुमार कभी तुम तराक दिस दैट मतलब यह करते हुए दिखाई नहीं पड़े। लेकिन आजकल जिस तरीके से बोल रहे हैं, पता नहीं, देखिए हम तो यह मान रहे हैं कि उनकी मानसिक अवस्था के कारण, लेकिन लोगों को लग रहा है कि नहीं, अब वे है नहीं, अब वह अहंकार है, वह जो ग्रंथि है, वह, तो ये सारी समस्याएं खड़ी हो गई और ये बड़ा निगेटिव जा रहा है। देखिए, अब उम्र के इस पड़ाव पर आकर के तो अहंकार नहीं आता है ना, यहाँ तो अहंकार तिरोहित हो जाता है। अब जिस उम्र में वो आ गए और जितने समय तक वो सत्ता में रहेगा, तो अहंकार तो तिरोहित हो जाएगा। लालू यादव जैसे व्यक्ति का, जिनका अहंकार हम लोगों ने 1990 में देखा है, लालू यादव का जो जलवा 90 और 95 में जिन लोगों ने देखा है, वही समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री का क्या जलवा होता है। बिल्कुल, किसी को भी सड़क से उठा करके कुछ भी बना देना, कुछ भी दे देना, किसी को कुछ भी कह देना, कलेक्टर और जो मुख्य सचिव को क्या कुछ भी कह करके संबोधित करना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीती, जब उसके बाद लालू यादव को केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिला, तब सबने देखा कि वो कैसे बदल गए थे। तो उम्र के साथ तो परिपक्वता आती है और अहंकार तिरोहित होता है। यहाँ उल्टी गंगा कैसे बह सकती है कि नीतीश कुमार पहले विनम्र थे, जब 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 जो 115 सीट जीत करके अगर नीतीश कुमार विनम्र रहे, लोकसभा की 20 सीटें जीत करके जब विनम्र रहे, तो फिर अब 43 सीटों पर उनको अहंकार आ जाएगा। ये बात नहीं, इस व्याख्या का कोई आधार नहीं है। नीतीश कुमार के साथ अहंकार और वो सब वो नहीं, चिड़चिड़ापन है उनके अंदर। ये चिड़चिड़ापन जो आया हुआ है, ये उनकी मानसिक अवस्था से जुड़ा हुआ है। वो उनको स्थान का और समय का बोध नहीं रह रहा है। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हमको किस जगह पर कौन सी बात कहनी चाहिए, किस लहजे में कहनी चाहिए, और कहाँ गैर जरूरी बात, ये गैर जरूरी बात है, ये नहीं कहनी चाहिए, इसी का बोध नहीं है। भाई, जितनी बातें वो कहते हैं उसका कोई आधार नहीं होता और न कोई उसकी जरूरत होती है। लेकिन आप वही बात वहां बार बार दोहराते हैं, क्योंकि एक बात उनको याद करा दी गई है कि ये कहना है कि ये लोग बहुत खराब है और इनकी वजह से बिहार बहुत खराब था और जो ठीक की सो हम ही ठीक किए। अब ये 5-6 लाइन के चक्कर में वो ये सारी बातें कहते हैं, एक ही बात शब्द में। और आजकल तो दुनिया ही खत्म कर दे रहे हैं कि अगले 10 साल में दुनिया ही खत्म हो जाएगी। 10 साल से पहले तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और आप सोचिए कि इस बजट सत्र में, सिर्फ इस बजट सत्र में नीतीश कुमार ने कम से कम 3 बार राबड़ी देवी को कहा कि यार ये कुछ है बेचारी महिला, ये तो इसके हस्बैंड को सजा हुई तो इनको बना दिया। ये बात 3 बार कहे, तो ऐसी क्या जरूरत है कि आप एक ही बात को 3 बार दोहरा रहे हैं। मतलब एक सत्र के भीतर 3 बार या 4 बार उन्होंने ये बात कही, तो ये वो अनजाने में कह रहे हैं। वो उनसे, उनकी मानसिक अवस्था के कारण ये चीजें उनसे, उनके मुंह से निकल रही हैं और वो कह रहे हैं। और ये सबसे बड़ा खतरा, जो नेतृत्व का संकट का जिस खतरे की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, वो ये है कि नीतीश कुमार को लेकर के जनता के बीच में ये धारणा बन रही है कि अब वो उनसे कोई नाराज नहीं हो, उनकी कोई आलोचना नहीं करे। इसके बावजूद दुख होता है लोगों को और लोग ये कहते हैं कि अब उनको छोड़ देना चाहिए, उनकी जगह कोई नया आना चाहिए। लोग कह ही रहे हैं ना कि यदि नीतीश कुमार इस अवस्था में आने के पहले यदि उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी होती, तो वह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद बिहार के सबसे सफलतम मुख्यमंत्री माने जाते। और मतलब भविष्य में जब कभी बिहार का इतिहास पढ़ा जाता और बिहार की बर्बादी और बिहार के पुनर्निर्माण का इतिहास लिखा जाता, तो उसमें सबसे बड़ा जिक्र नीतीश कुमार का आता। लेकिन अब जिस तरीके से एंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं, लोग क्या और किस रूप में याद रखेंगे कि अंत समय में क्या हो गया था। हाँ, तो इसी रूप में याद रखेंगे। देखिए, इतिहास इस तरह, मतलब जो लोगों की मेमोरी जिस अंदाज में काम करती है, उसमें आपकी आखिरी छवि ही लोगों के दिमाग में बैठी रहती है। बिल्कुल।
आप अंत में आज देखिए, आज जितनी चर्चा होती है राष्ट्रीय स्तर पर, हम जो बिहार के स्तर पर नहीं और अपोजिशन के रूप में नहीं, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो लालू यादव को उनके रेल मंत्री के तौर पर ही याद करता है। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने क्या कहा उसके तौर पर काम बातें कम होती हैं, और रेल मंत्री के रूप में उन्होंने क्या किया इसको लोग याद रखते हैं। तो जी नीतीश पहले कार्यकाल में क्या किया, दूसरे कार्यकाल में क्या किया, इसकी बजाय उनको इस बात से जज किया जाएगा कि आखिरी कार्यकाल में क्या हुआ। अपने हम्म, आखिरी कार्यकाल में उन्होंने क्या किया है, जब इंडिया ब्लॉक के साथ थे तब, और जब वो बीजेपी के साथ आए तब उन्होंने क्या किया, वो किस तरह की बातें करते थे, किस तरह का उनका सार्वजनिक स्थानों पर उनका आचरण होता था, इससे याद किया जाएगा। बीजेपी इस बात को लेकर के चिंता में है, क्योंकि उससे धारणा, बीजेपी के लोग पहले तो इस उम्मीद में थे कि नीतीश कुमार इस अवस्था में पहुंच जाएंगे तो फिर हम लोग अपने हिसाब से सीटें बांट लेंगे, हम लोग ज्यादा सीटें ले बिल्कुल। लेंगे और उनको हम्म, कम सीटें देंगे, और हम लोग फिर सबसे बड़ी पार्टी होकर के अपनी सरकार बनाएंगे, अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये बात ठीक हम्म, है, हर पार्टी सोचती है ऐसा, लेकिन ये हमने हमने कल भी कहा था कि ये दोधारी तलवार की तरह है आपका ये आइडिया। अगर नीतीश हम्म, कुमार की इस तरह के नीतीश कुमार की धारणा बनती है, नीतीश कुमार के बारे में ये धारणा बनती है कि वो सरकार को लीड करने की स्थिति में नहीं है, पॉलिटिक्स को आगे हैंडल करने की स्थिति में नहीं है, उनकी सरकार करप्ट है, उनकी सरकार में अपराध नहीं रुक रहे हैं, तो फिर उसका नुकसान बीजेपी को भी हो सकता है। उसको तो देखिए उस ना, अपराध की बात कल भी हम लोग कर रहे थे अजीत जी। देखिए, अपराध की चर्चा कर रहे थे, किस तरीके से हथियार और गोलियां मिल रही है। कल पटना का मैरिन ड्राइव, और तब देखिए पैशन क्राइम तो इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। आप पैशन क्राइम को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हथियारों की आपूर्ति और हथियारों की उपलब्धता को रोक सकते हैं। कि कल जिस तरीके से मैरिन ड्राइव में फिर वही घटना, आरा वाली घटना दोहरा दी गई कि पहले लड़की को मारा गया और फिर उसने खुद लड़की को मारा और फिर उसने खुद को गोली मार ली। तो ये सारी चिंता, और अब नीतीश कुमार यह भी नहीं कर सकते हैं कि जो ईडी की रेड्स हो रही है, सीबीआई की रेड्स हो रही है, कि भाई देश में दूसरी सरकार है, वह विपक्षी सरकारों को निशाना बना रही। अब तो आप कहते हो कि डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में ही आपकी सरकार की पोल पट्टी खुल रही है, भ्रष्टाचार का किस्सा सामने आ रहा है। हाँ, तो अब इस धारणा को कैसे बदलेंगे? जी भाई बगल के राज्य में जब गिरफ्तार हुए हेमंत सोरेन, तो उन्होंने तो बना दी धारणा कि हमारी विपक्षी सरकार है और राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार किया जा रहा है। यहाँ तो कोई बिल्कुल। राजनीतिक कारण आप कह नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये हम्म, तो प्योर मेरिट पर हुआ है। ये छापेमारी हम्म, तो प्योर मेरिट पर हुई है, पैसे भी बरामद हुए हैं और पोल भी हम्म, खुली है। तो इसका कोई जवाब नहीं है। अपराध बढ़ने का, क्राइम और करप्शन, जिन दो चीजों पर हम लोगों ने चर्चा की, वो सरकार के गले की हड्डी बन रही है, और एक लीडरशिप हम्म, नीतीश कुमार की उनके गले की हड्डी बनी हुई है। इन तीनों चीजों को लेकर के, नेतृत्व को लेकर के, क्राइम को लेकर के और करप्शन को लेकर के, अमित शाह कैसे डैमेज कंट्रोल करते हैं। क्योंकि डैमेज, हम लोग बार बार कह चुके हैं ज्ञानेश्वर जी की, लड़ना बीजेपी को है। बिहार में चुनाव बीजेपी को लड़ना है, बीजेपी को लड़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा, सबसे महत्वपूर्ण चेहरा ये होगा, उनकी सरकार के कामकाज, डबल इंजन सरकार के कामकाज, ये सब चीजें जी दिखानी है। इस हम्म, बात को कैसे बिहार के लोगों के मन में बैठाया जाएगा, बिहार के बिल्कुल। लोगों का मोह भंग हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाएगा। बिहार हम्म, के की एक बड़ी आबादी का रुझान अगर प्रशांत किशोर की तरफ हो रहा है या तेजस्वी यादव की तरफ हो रहा है, तो उसको कैसे रोका जाएगा। बिल्कुल। आइए, जब चीजें मोशन में आ जाती हैं, जब कोई बॉल आप ऊंचाई से लुढ़काए हैं और लुढ़कना शुरू हो जाता है, उसको रोकने के लिए बड़ा बल लगाना होता है। लेकिन तो अब आखिरी 2 मिनट में अजीत जी, आखिरी 2 मिनट में देखिए, ईद है और आगे रामनवमी है, और जिस तरीके से बिहार के माहौल को गरमाने की कोशिशें हो रही है, राजनीतिक टिप्पणियां हो रही है कि भाई आप यहाँ नमाज ना पढ़ें, आप जाकर मदरसा में पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें, कब्रिस्तान में पढ़ें, और चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये सब गलत बातें, ये विवाद नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। तो यह खींचता, और देखते हैं, आपने भी देखा, इतिहास है कि रामनवमी के समय संवेदनशील स्थितियां पैदा हो जाती हैं, और पहले तो नीतीश कुमार स्वयं संभालने में लगे होते थे। यह भी एक चुनौती होगी कि पहले ईद और फिर रामनवमी ठीक से संपन्न हो, क्योंकि चुनाव के पहले का साल है, चुनाव के पहले के कुछ महीने हैं। हाँ, ठीक बात है। और इसको ये एक तो कानून व्यवस्था का पहलू है, जो जिन लोगों के भी हाथ में कानून व्यवस्था है उनको संभालना होगा। दो लोगों के नाम हम बिल्कुल। अक्सर लेते हैं जिनके जिम्मे इस समय बिहार के कानून व्यवस्था का जिम्मा, एक तो डीजीपी हम्म, विनय कुमार और दूसरे एडीजी कुंदन हेडक्वार्टर प्रताप। कुंदन कृष्णन। तो इन दो लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से कोई निर्देश नहीं आने जा रहा है। मुख्यमंत्री अब बिल्कुल। इस स्थिति में नहीं है कि वो बैठ करके और इसकी कोई प्लानिंग करेंगे। तो कानून हम्म, व्यवस्था का पहलू और दूसरा राजनीतिक पहलू है इस मामले में। देखिए, आप हर जुम्मे की नमाज कहाँ पढ़ी जाएगी? अगर सड़क पर हर जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है और उससे लोगों को परेशानी होती है, उस पर सवाल उठाया जाना जायज है। लेकिन हम्म, ईद की नमाज अगर पढ़ी जानी है, तो उसको लेकर के, ईद उसी तरह का त्योहार है जैसे हम लोग का होली का त्योहार है। तो बिल्कुल। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि होली आप अपने कैंपस में खेलिए या होली आप अपनी हम्म, सोसाइटी में खेलिए। होली लोग सड़कों पर ही खेलते हैं। तो जी। होली तो आप उस समय कोई कहेगा तो ये भावनाएं आहत होगी, निश्चित रूप से भावनाएं आहत हम्म, होंगी। तो
उसी तरह से ईद की नमाज के लिए भी अगर आप बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं, ऐसे लोग जो पूरे साल नमाज नहीं पढ़ते हैं या 5 वक्त के नमाजी नहीं है, वो भी पढ़ते हैं। तो अगर उसके लिए जगह कम पड़ती है और सार्वजनिक स्पेस में दिया जाता है, तो इतनी सहिष्णुता होनी चाहिए कि उस पर आप सवाल नहीं उठाएं। तभी हमको ये दो नौजवान नेताओं की बात हमको बहुत अच्छी लगी। एक तो चिराग पासवान की और दूसरे जयंत चौधरी की। उन्होंने भी इस बात का विरोध किया। पुलिस के निर्देश को उन्होंने कहा कि ये ऑरवेलियन पुलिस जो गाइडलाइंस है, ऑरवेलियन, अगर किसी ने ऑरवेल को पढ़ा है और ऑरवेल को कोट कर रहे हैं तो ये और बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति जो है जो ऑरवेलियन का मतलब समझता है। तो उन दोनों ने कहा, बात कही कि ये बात बिना सिर पैर की है और ये बिना आप नफरत फैलाने वाली बात है। तो ये अच्छी बात कही चिराग पासवान ने। हमको उम्मीद करनी चाहिए हम लोगों को कि सभी पार्टियों के लोग इस जो उन्होंने संदेश दिया उसको ग्रहण करेंगे, वो इस बात को समझेंगे कि इस मौके पर कोई तनाव की बात नहीं करनी है। देखिए, एक एजेंडा है, जिस एजेंडे के तहत सांप्रदायिक राजनीति को की आंच उबाल लाए रखा गया है, उबाल बनी रहे हमेशा धीमी आंच पर, वो चीजें पूरे देश में चल रही है। लेकिन करने वाली चीज चुनाव के समय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी फिर दुधारी तलवार है। बिहार में ये लोग बीजेपी और दूसरे लोग, बीजेपी के लोग ही देख चुके हैं कि सांप्रदायिक एजेंडा नहीं चल रहा। अभी झारखंड में भी देख लिया, सांप्रदायिक एजेंडा नहीं चला है। तो जब आपके पास काम बताने के को है, जब आप नीतीश कुमार के काम बता करके, राबड़ी देवी लालू यादव को एक्सपोज करके, डबल इंजन के काम बता करके चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसका भी एक संदेश, क्या एजेंडे होंगे, इसकी भी एक तस्वीर अमित शाह की बातों से निकलेगा अभी उनकी 2 दिन की यात्रा से। चलिए, तो देखिए, अमित शाह की बातों से बहुत कुछ स्पष्ट होगा। और मोदी को नीतीश पसंद है, लेकिन क्या बिहार की सरजमी तैयार है? बिहार की जमीन नीतीश कुमार को फिर से 2010, 2015 या 2020 के लिए उसी तरीके से तैयार है? यह देखने की बात होगी आगे क्या, यह भी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।